बंद दरवाजे की सीलन। एसी की ठंडी हवा में भी उसका गला सूख रहा था। धीरे से नीरव का हाथ अपने शरीर से उठाकर सुहानी पानी पीने उठी तो पाया कि पानी जग में बस थोड़ा सा बचा था। सोचा, इसमें कुछ होने वाला नहीं, बाहर निकलकर पानी भी पी लेती हूँ और जग भी भरकर ले आती हूँ। साजो सामान से भरा उसका ससुराल उसे उसकी मिट्टी से दूर करता ही लगता। उसे ताम झाम से भरा पूरा उसका यह घर कहीं से अपना सा नहीं लगता। पति नीरव ही था, जिसकी बाहों में छिपकर आराम आ जाता। उसके इस नए घर में सासू माँ की मौत के बाद नौकरानियों से सुनती हूँ कि बस जेठानी जी का ही राज है। उनके नज़र के इशारा बिना एक पत्ता नहीं डोलता यहाँ। मंजली दी मंजरी तो जैसे नाम की ही थी। उनके चेहरे की हंसी का खोखलापन साफ दिखता। मंजले भैया नवीन जी तो मंजरी दी को एक पैसा नहीं लगाते। कभी कभी बाऊजी ही उनका खोज खबर ले लिया करते। उनकी मनपसंद गाजर का हलवा बनवा देते, कभी साड़ियाँ ला देते। उनके बेटे बबलू की चॉकलेट हर शाम आ जाती बाबूजी के कहने पे। सुनते हैं मंजरी दी उसकी तरह ही छोटे शहर से ब्याही हैं। घर की थोड़ी कमज़ोर हैं, इसलिए ज़्यादातर चुपचाप ही रहती हैं। उनका स्वभाव ज़्यादा पसंद आया उन्हें। सो जेठानी रोशनी ने तो बिगुल ही बजा दिया कि छोटे जी की भी शादी छोटे शहर से ही करना है। सासू माँ के जाने के बाद बाऊजी ज़्यादा कुछ राय नहीं देते। बोल पड़े, बस नीरव की पसंद आनी चाहिए और इस घर में भगवान का दिया सब कुछ है। वैसे भी जेठ जी की मृत्यु के बाद ससुर जी जेठानी की बात काटा नहीं करते। आखिर दुख कितना बड़ा है अभागन का। ऐसे आ गई वो इस घर में सबसे छोटी और नीरव की पत्नी बनकर। बस घर में बब्बू की शैतानियाँ ही घर का रौनक बनाए रखती। बब्बू के साथ वो भी खेल लिया करती। मंजरी दी के पास जब भी बैठती, जेठानी का उसके लिए कुछ आदेश आ जाता। चुपचाप सी मंजरी उसे बड़ी हैरानी करती। आखिर क्यों यह चुपचाप रहती है? उनकी खोई खोई आंखों में बस सूनापन ही तैरता मिलता। अभी वो नई नहीं है, जल्द ही मंजरी दी से दोस्ती कर लेगी वो। फिर दोनों जेठानियों को सास की तरह ही सम्मान देते रहेंगे। घर परिवार के कामों में जैसे खुद को भुला बैठी है। शायद सारा घर उनका मान रखता है ताकि वो अपने गम को भूलकर घर के कामों में उलझकर यह पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटने का हौसला ही पालें। सोफे पर बैठी बैठी क्या क्या सोच गई वो तो। पानी पीने बाहर आई और सोफे पर तो जैसे जम सी गई वो। बाहर वाले कमरे में रखा मछलियों का एक्वेरियम में रम गई वो। बचपन से ही मछलियाँ उसे बड़ी पसंद आती, पर तब वो अपने बाबा के साथ शहर का बड़ा सा एक्वेरियम देख आती थी कभी कभी। हाथ में जब जग लेकर पानी लेते ही उठी ही थी कि जेठानी की रूम से धीमी धीमी हंसी की आवाज़ आई। चौंक सी गई वो। जरा संभले कि मंझले भैया नवीन कमरे से बाहर आते दिखे। पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा था अंधेरे में ही बैठी थी और एक्वेरियम की रोशनी में मछलियों का नज़ारा कर रही थी। सहम सी गई वो। क्या वो अपनी आंखों पर विश्वास कर सकती है? क्या यही है राज मंजरी के चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी बेबसी का? क्या किसी को इस घर में इसका पता नहीं कि आंखों देखी मक्खी सभी निगले जा रहे हैं? क्या वो ज़्यादा सोच रही है? नवीन भैया किसी और काम से भी तो बड़ी भाभी के कमरे में जा सकते हैं। एक उलझन सी घिर आई। चुपचाप अंधेरे कमरे में बड़ी खड़ी सुहानी की जैसे सांसें रेलगाड़ी की रफ्तार सी बढ़ी जा रही थी। प्यास और सदमे में सूखा गला शायद आज पूरी बोतल का पानी पीकर भी शायद ही गीला हो। पैर जैसे शरीर का वजन उठाने को न कर रहे थे। धीरे से वो सोफे पर फिर से बैठ गई।
थोड़ी देर वैसे ही बेजान बैठी रही, फिर बिखरे हुए खुद को समेटा, खुद को समझाया कि आंखों देखी पर विश्वास नहीं करेगी और ना ही अपने आंखों को बंद ही रखेगी। वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। अगर कहीं बंद दरवाजे के राज घर की नींव हिला रहे हों तो वो ऐसा होने नहीं देगी। इस बार उसके कदम थोड़ी मजबूती से उठे। पानी पीकर नीरव के पास लेटी तो वो भी आज अजनबी सा ही लगा। क्या हो गया है उसे? बेचैनियों में कब खिड़की से सूरज सामने आया, कब उसकी पीली किरणों ने उसके कमरे में कब्जा कर लिया, उसका एहसास ही नहीं हो पाया उसे। करवटों में ही गुजर गई सारी रात। रसोई में चाय की प्यालियों की खनकने और कामवालियों की गुटरगू से घर कुछ अच्छा लगने लगा। छोटी बहू, कहाँ चाय भिजवाऊं? बैठक में या कमरे में पिएंगे आप दोनों? साड़ी का पल्लू दांतों में दाबे रम्या को सपाट सा जवाब दिया, बैठक में ही लगा दो काकी, और छोटे बाबू को वहीं आने की आवाज़ लगा देना। कहती हुई बैठक की ओर बढ़ गई। वैसे तो सुबह की चाय सभी बैठक में ही पीते थे, पर नई नवेली थी वो, और पति के साथ चाय की चुस्कियां अकेले में लेने का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाती, तो कमरे में ही चाय पिया करती। नीरव को भी यह नज़दीकियां रास आती थी। सुहानी को वहां देख सभी चौंक गए, पर बब्बू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूध में बिस्किट आराम से डुबाकर खाए जा रहा था। छोटी चाची को देखकर मचलने लगा, मुझे खिला दो ना चाची। मंजरी ने खिलाने को कहा तो रूठ कर बैठ गया। सुहानी ने फिर लाड से उसे गोद में बिठाया और बिस्किट को कभी बाघ बोलती, कभी खरगोश, और वो मज़े मज़े में खाए जाता। उसे पता था माँ ज़्यादा बात नहीं करेगी सबके सामने, इसलिए छोटी चाची के आने से तो बैठक में बस मज़ा ही आ गया उसके लिए। बब्बू, छोड़ अपनी चाची को, चाचा के पास आ, देख क्या जादू दिखाता हूँ तुझे। नीरव की बात सुनकर झट से पार्टी बदल दी उसने। मंजरी को और ससुर जी सुहानी का बैठक में आना बहुत अच्छा लगा। किसी ने कुछ बोला तो नहीं, पर उनके चेहरे ने सारी चुगली कर दी। जैसे नवीन भैया और जेठानी जी को उसका आना अटपटा लगा, वो भी जाहिर हो गया। बिस्किट और मिक्सचर नवीन के प्लेट में डालते हुए कैसे जेठानी जी और नवीन भैया की उंगलियों ने सबसे छुपकर बदतमीजियां की, तो इस बार उसने भी देखा और उसका देखना उसकी जेठानी ने भी देखा। थोड़ी सकपका गई वो कुछ समय के लिए, फिर डीठ बनकर पौधों का जायजा लेने लगी। कुल मिला जुलाकर सुहानी के आने से बैठक की यह महफिल ज़्यादा देर न चल पाई, पर उसे जो जानना था उसे पुख्ता करने में सुहानी को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सुबह के नाश्ते के बाद जब नवीन भैया और नीरव खेत देखने निकल गए और बाबूजी अपने कमरे में लेट गए, तो वो भी अपने कमरे में आ गई। अभी थोड़ा कमर सीधा ही किया था कि जेठानी जी की मुँह लगी नौकरानी कमली ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, बड़की मलकिनी ने आपको तुरंत बुलाया है। वो भी उनके सामने बात करना चाहती थी, तो उसने भी देर नहीं की। आओ छोटी आओ, सोचा कुछ दिन हो गए तेरे ब्याह को, तो सोचा कुछ ऊंच नीच सिखा दें घर के। आखिर बन तो गई हो अब इस घर का हिस्सा तुम, अब तो घर के तौर तरीका सिखा दूं। कहाँ तुम्हें मुँह खोलना है कहाँ नहीं, आज सिखा दूं तुम्हें, और क्या देखना है क्या नहीं वो भी। व्यंग से मुस्कुरा उठी जेठानी, सही बोल रही हूँ, हल्के में मत लेना जी। अगर ठीक से रही तो ठीक, नहीं तो मिनट नहीं लगेगा तुम्हें घर से बाहर फिकवाने में। देख रही हो ना मंजरी को कैसे शांति से जी रही है। उसके बाप के खेत हमारे पास गिरवी है, और तुम्हें पता होगा घर तुम्हारा भी हमारे पास गिरवी है। कहते हुए आवाज़ में एक ठंडापन सा आ गया। किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन आ जाए, पर यह सुहानी थी जिसने अपनी माँ की बीमारी के सामने हार नहीं मानी, अपनी पढ़ाई चलाने के लिए अपनी गरीबी से हार नहीं मानी। फिर उसे आज भी डर क्यों लगता? हंस के बोल पड़ी, दीदी मुझे क्या लेना देना,
किसी से। बस आप अपनी बनाकर रखोगे तो इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए। इतनी अक्ल तो हमारे पास भी है, भगवान की दया से। फिक से हंस पड़ी वो। उसके इतना कहते ही कमरे का तनाव कहीं छू सा गया। तनाव रहित होते ही भाभी ने जोर का ठहाका लगाया। बिना बात का क्या क्या सोच बैठी हो। यह तो मंजरी की तरह मेमना ही निकली। अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी अब तो। अरे कमली, जरा चाय तो पिला अदरक वाली। वो अपनी पान की तैयारी में जुट गई। इस बीच एक दिन अपने पति नीरव से पूछ बैठी हो, क्या जी तुम्हें नहीं लगता घर में सब ठीक नहीं? फालतू के दिमाग के घोरे न दौड़ाया करो। अपने फाइनल एग्जाम में कंसंट्रेट कर लो, वही काम आएगा। नीरव की यह बातें और उसके बाद भी उसके घर के खिलाफ कुछ न सुनने का मनोदशा देखकर उसे पता लग गया था कि नीरव उसका साथ नहीं देगा। कच्ची खिलाड़ी नहीं थी उसकी जेठानी भी। तराजू के हर बाट पर नापा पड़खा उसे। कुछ 3 महीने जब पूरी तरह निश्चिंत हुई हो सुहानी से, फिर पक्की दोस्ती होने में ज़्यादा देर न लगी। भाभी, एक बात तो बताओ, आखिर क्या देखा आपने नवीन भैया में? आपके सामने तो कोई जोड़ नहीं उनका। हंस के पूछ बैठी सुहानी। एक पल देखा उसे, पर विश्वास की डोर इस बार पक्की थी और कुछ कल रात का खुमार भी था। तो बोल परी रोशनी दिल की बात। अरे क्या नवीन क्या नीरव, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए थे, पर नीरज के मौत के बाद लगा घर पर कब्जा और मलकियत बनाए रखनी हो तो किसी बेटे को कब्जा में करना ही होगा। आसानी से नवीन झांसे में आ गया। मूर्ख है, जो बोलती हूँ सुनता है, करता है। नवीन की बीवी मंजरी की ज़रूरतों का इस घर में ख्याल रख ही लिया जाता है। सच कहो तो जब कहीं राज कायम किए जाते हैं तो किसी न किसी को पीसना तो पड़ता ही है। फिलॉसफिकल हो चली जेठानी। कुछ देर के लिए चुप हो गई। उन्हें भी पता था जो हो रहा था सही नहीं हो रहा था। चाहे व्यक्ति जितना भी पाप कर ले, कभी न कभी उस पर ग्लानि के क्षण हावी हो जाते हैं। यह लम्हा कुछ ऐसा ही था। ऐसे ही हालत में बस उनका कंधा छूकर अपने कमरे में लौट आई सुहानी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले मोबाइल की रिकॉर्डिंग चेक की। सब सही से रिकॉर्ड हुआ या नहीं उसे भी पता था। ग्लानि की ये क्षण क्षणिक है। यह पानी ज़्यादा उतर जाएगा, यह पानी जल्दी उतर जाएगा। हेडफोन लगाकर सुना तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जेठानी खेत का काम देखने नवीन भैया के साथ बाहर निकली थी। उनकी मुँह लगी दासी कमली छुट्टी पर और नीरव आज बीज लाने शहर। यह सही मौका था ससुर जी से बात करने का। बाबूजी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? बाबूजी ने फौरन उसे बुलाया। हाँ बहू, कहो क्या बात है? ससुर जी ने पूछा। वैसे ही उनकी आवाज़ में वैसे पहले वाली खनक नहीं थी। इस बार सीधे सीधे वही सवाल पूछा जो नीरज से पूछा था। क्या आपको लगता है इस घर में सब ठीक ठाक है? बाबूजी ने गहरी निगाह से उसे देखकर एक आह सी निकाली। अगर सब चुप हैं तो मैं भी अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं सब इस खेल का हिस्सा बने हैं तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? बाहर वाले को शामिल करूँ तो भद्द मेरे घर की उड़ती है। बोलो क्या कहना है तुम्हें भी? कुछ दिन से तुम्हें भी देख रहा हूँ मैं। एक गहरी निश्वास सी आई। नहीं बाबूजी, कभी खेल का हिस्सा बनकर ही खेल के दाव पे सीखे जा सकते हैं। मैं वही कर रही थी। सुहानी ने सर झुकाकर जवाब दिया। अविश्वास से उसका चेहरा तकते बूढ़े ससुर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर आंखों से आंसू निकलने लगे। तुझे पता है, तेरा महिला अधिकार के भाषण तुझे दुर्गा पूजा पंडाल में जब करते देखा, तभी से तुझे ही चुना मैंने अपने नीरव के लिए। ईश्वर का शुक्र है कि मैं मुख्य अतिथि था। लगा तुझ में एक आग है। मेरे घर में चल रहे पाप का अंत करेगी तू। दुर्गा है दुर्गा। फिर सबने जो देखा वो तेरी टूटी हुई छत देखी, तेरी बीमार माँ देखी और देखा कि तेरा घर हमारे यहाँ गिर भी है, पर तेरे अंदर की आग सिर्फ मैंने देखी। तू मेरे घर की सिलन दूर करेगी न बहू? मेरी लक्ष्मी, मेरी दुर्गा।
इतने दिनों से अंतर्द्वंद से जूझते श्यामा प्रसाद के तो आंसू रुक नहीं पा रहे थे, न भावनाओं पे लगाम लग रही थी। हर सुख दुख बतियाने वाली साथी चली गई थी। बेटे उन्हें किनारा कर रहे थे। ऐसे में सुहानी का साथ पाकर अपने टूटते हुए घर को फिर से जोड़ने की भावना जाग पड़ी उनमें। फिर दोनों ने एक प्लान बनाया। सुबह बैठक में चाय पीते समय बाबूजी बोल पड़े, अरे बड़की बहू, तुम भाई की शादी में जाने की बात कर रही थी ना, होकर आओ। यहाँ के पचड़े कभी ख़त्म नहीं होने वाले। फिर यहाँ मंजरी सुहानी देख लेंगी घर को। 4 दिन की तो बात है। बड़े दिन के बाद बाबूजी की आवाज़ बैठक में गूंजी, जी बाबूजी। तब नवीन जी को कहिए हमें छोड़ आएँ और ले भी आएँ। जेठानी जी ने तपाक से पूछ लिया। नहीं बहू, इस बार नवीन को हम अपने अकाउंटेंट से मिलाने की बात सोच रहे हैं। नीरव शहर जा रहा है अपने दोस्त की शादी में, और ये आजकल का जोर घटाव ज़्यादा समझ नहीं आती हमको। मुंशी जी जाकर छोड़ आएंगे, वापसी का बता देना, नवीन को भेज दूंगा। तभी के तभी तुम्हें जाकर ले आएगा। बाबूजी के इस फैसले से जेठानी जी और नवीन भैया दोनों के चेहरे उतर गए। मरता क्या ना करता, तड़के जेठानी घर के लिए विदा हुई। कमली बाई को भी खेतों पर काम करने शिफ्ट किया। बाबूजी ऐसा करते रहते थे। कमली को ठीक ही लगा, मलकिनी भी नहीं है, बाकी बाई इतनी जलनखोर है, अच्छा है वो खेत पर ही काम करे। आज नवीन अकेला ही था बैठक में, मन ही नहीं लग रहा था उसका। बब्बू ने उसे बताया, बाबूजी कमरे में बुला रहे हैं, निर्जीव चाल से चल पर आओ। बाबूजी बाहर से अनुमति लिया तो बाबूजी ने कहा, अंदर आ जाओ। अंदर गया तो पाया नीरव, उसकी बहू, उसकी पत्नी सब अंदर ही बैठे थे। सबके चेहरे भी खींचे खींचे से थे। बाबूजी बिना किसी लाग लपेट के बोल पड़े, नवीन क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, और तुम भी। कब तक चलेगा इसका जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। मैं समझा नहीं। बाबूजी की धीर गंभीर आवाज़ से सहम गया नवीन। बदले में बाबूजी ने रिकॉर्डिंग चला दी। आधी में ही अपने मुंह पर कपड़ा ठूसकर मंजरी रोती हुई बाहर चली गई। रिकॉर्डिंग के बाद बस अब बाबूजी की आवाज़ ही गूंज रही थी, देखो बेटा, तुम बड़े हो और समझदार भी। स्थिति किसी से छिपी नहीं है, पर हाँ, अब इस गंदे खेल को अब मैं इस घर में और नहीं चलने दूंगा। संपत्ति मेरी अर्जित की हुई है। तुम्हारी बुद्धि अगर फिर भी भ्रमित रही तो मैं तुम्हें इसमें से बेदखल कर दूंगा। बब्बू हकदार होगा, और जब तक वो बालिग नहीं होगा तब तक मंजरी उसकी गार्जियन रहेगी। एक नई विल ही तो बनानी होगी मुझे, कर लूँगा वो भी। सोचकर अपना फैसला ज़रूर सुना देना। 2 दिन में जब तक बड़ी बहू रोशनी भी आ जाएगी, दोनों एक साथ ही घर से निकल लेना। सर झुकाए नवीन कमरे से बाहर आ गया। 2 दिनों तक खामोश अपने कमरे में पड़ा रहा। पत्नी थी मंजरी घबरा गई। पहले ही ठीक था नवीन, कम से कम उसे खुश तो देखती थी। बब्बू भी उसके साथ समय बिता लेता था, उसका क्या, वो तो ऐसे ही समझौता तो कर ही चुकी थी। शाम तक उसके धैर्य का बांध टूट गया। कितने दिनों बाद आज वो अपने पिया से बात कर रही थी, बिना किसी रुकाव के। सुनिए जी, मुझे आपकी संपत्ति से क्या लेना देना, मैं बब्बू के साथ चली जाऊंगी, आप कर लेना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत। बाबूजी की वो कपड़े की दुकान जो बंद पड़ी है, बस वो दिलवा दो मुझे। छोटी दुकान है, पर हम माँ बेटे का पेट भर देगी। मैं फिर ना आऊँगी आपकी ज़िंदगी में झांकने, बस आप खुश रहें, एक सांस में कह गई हो। चुपचाप देखता रहा हो, फिर उसके दोनों हाथों में अपने सर लगाकर छोटे बच्ची की तरह फपक कर रो पड़ा हो। क्या किए जा रहा था मैं, कीचड़ में जैसे धंसता ही जा रहा था। तुमने मेरी जगह यह किया होता तो शायद मैं भी माफ़ करने में सोचता, पर तुमसे विनती करता हूँ कि माफ़ कर दो मुझे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और अपना घर फिर से बसाएंगे। क्या साथ दोगी तुम मेरा इस बार भी? क्या माफ़ कर पाओगी तुम मुझे? एक सांस में सारे सवाल पूछ गया वो, जैसे न मैं किया उसका जवाब उसकी हस्ती मिटा देगा। पहले से ही भावनाओं की लहर से घिरी मंजरी हाँ हाँ बोलते हुए अपनी पिया की बाहों में समा गई। आह, इन बारिश की बूंदों ने तपते रेत को शीतल कर दिया हो जैसे।
पाँव के फफोलों पर बर्फ गिरा दी हो किसी ने जैसे। दूर खड़े बब्बू को माँ बाबा की नई नई दोस्ती भा रही थी। उसके जोर जोर से हंसने की आवाज़ से चौंक के अलग हो गए दोनों, और इस बार उनकी बाहों के घेरे में बब्बू भी था। नबीन ने बाबूजी से कहा कि वो अपने जीवन की शुरुआत नई जगह से जल्द करना चाहता है, और वो उसे ऊटी के काफ़ी प्लांट में काम करने की इजाज़त दे दें। वैसे भी वो सही आदमी की कमी में घाटे में चल रही है। बाबूजी इस उम्र में बच्चों से दूर नहीं रहना चाहते थे, पर समय के तकाजे को वो भी नकार नहीं सकते थे। बब्बू की जब याद आएगी तो वो उनसे मिलने चले जाया करेंगे। भारी मन से नबीन को इजाज़त दे दी। कल ही जाना तय हुआ। कल भाभी अपने मायके से आने वाली थी और नवीन उनसे मिले बिना जाना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। गाड़ी पेट्रोल भराने गई हुई थी और ऐसे में भाभी का तांगा दरवाजे पर रुका। सामने नवीन को देख उलझ पड़ी बड़ी बहू। क्या नवीन, कितना फ़ोन किया, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, भूल गए क्या अपनी भाभी को एकदम से? नवीन ने कहा, नहीं भाभी, बस ध्यान जरा देर में आया कि आप भाभी हैं और ऐसे ही याद रखेंगे आपको। आशीर्वाद दीजिए, अपनी पत्नी के साथ खुश खुश ज़िंदगी गुजार लूँ। हाथ जोड़ लिए उसने। मंजू, गाड़ी आ गई है, निकल चलो, नहीं तो शहर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। कल वहां से ट्रेन भी है, मंजरी को बोल पड़ा वो। बाबूजी का पांव छूती सुहानी। नीरव को लाखों आशीर्वाद देते मंजरी बबलू का हाथ कसकर पकड़े बाहर आई तो हक्की बक्की जेठानी को देखकर पहली बार उसका गुबार बाहर निकला। देख लीजिए जीजी, आपके देवर को साथ लिए जा रहे हैं। फेरों का बंधन सबसे मजबूत होता है और इससे मजबूत होते हैं वो वादे जो साथ लेते हैं। पैर छूने का मन नहीं किया, हाथ जोड़कर निकल गई वो अपने पिया के साथ। दूर होती उसकी पायल की खनक धीमी पड़ती जा रही थी। गाड़ी एक बड़े से हॉर्न की आवाज़ के साथ आगे चल पड़ी थी। सामान अपने कमरे में रखकर मेरे कमरे में आना बहू, बाबूजी ने अपनी गीली आंखें पोंछते हुए उसे कहा। बंद गले से घरघराते हुए आवाज़ आई, जी बाबूजी। घबराते हुए बाबूजी के कमरे में कदम रखा तो बाबूजी आराम कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहे थे। जी बाबूजी, धीमी सी आवाज़ निकल कर कहा। देख बहू, न दुराव न छिपाव, यह इतने दिनों से इस घर में मेरे आंखों के सामने जो खेल चल रहा था ना, उसे बंद कर दिया है मैंने। इन दोनों बहुओं की तरह तुझे भी कोई बहुत बड़े घर से ब्याह कर नहीं लाया मैं। तेरे भाई की नौकरी मेरी लगवाई हुई है और तेरे बाबूजी ने जो 4 लाख का कर्जा मुझसे लिया था वो कागजात भी मेरे पास धरे पड़े हैं। मैंने तो यही सोचा कि इस घर में कोई चीज़ की कमी नहीं, तुम तीनों खुशी खुशी रह लोगे, पर तेरे सर पर चढ़ गया मलकियत का भूत। नीरज भी छोड़ चला गया और उसकी माँ भी। आज भी वो एक्सीडेंट को भूल नहीं पाता मैं। खामोश रह गया मैं और मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ बैठी तू। तुझे घर बहू बनाकर लाया मैं। तेरी शादी को 4 साल हुए। डॉक्टर ने बताया कि माँ नहीं बन सकती तू। तुझे कभी नहीं कोसा, न नीरज की माँ ने ऐसा किया। सोचा जॉइंट फैमिली है, नबीन नीरव के बच्चे पाल, तू भी माँ का सुख भोग लेगी। तुझे नीरज की माँ के विरुद्ध जाकर मैंने बच्चा गोद लेने की सलाह दी, पर तुम दोनों बोले बब्बू ही हमारा बेटा है। नीरज और उसकी माँ के जाने के बाद तूने क्या क्या दिन मुझे नहीं दिखाए। मैं चुप रहा, कुछ सदमे से, कुछ शर्म से, बस अब और नहीं। तुझे बता दूं कि बहुत पहले संपत्ति का बिल बना चुका हूं मैं, जिसमें तुम तीनों बराबर के हिस्सेदार हो, न कोई बड़ा न कोई छोटा। अब तेरे ऊपर मेरी नज़र है। जरा सी इधर उधर करते देखा तुम्हें तो बस तेरे घर पहुंचा कर ही आऊँगा तुझे। तेरे काले चिट्ठे तेरे घर में खोल कर ही आऊँगा, वरना अब समझ जा तू। बड़ी बहू को अपना भविष्य साफ साफ नजर आ रहा था। सर झुका कर बाहर निकल आई वो। आज इस घर को उसका सही मालिक मिल गया था। रात के सरसराते अंधेरे में नीरव ने सुहानी को अपनी बाहों में लेकर उसकी कानों में धीरे से पूछा, जरा अपने पैर तो दिखाओ, मुरे तो नहीं है ना? कोई जादूगरनी ही लगती हो तुम। मंदिर की घंटी सी खनखनाहट अपनी हंसी में लिए बोल पड़ी वो। आज पता लगा महाशय को?
जरा करीब तो आना, तुम्हारे कान भी देखने हैं। खिलखिलाती हुई सुहानी बिस्तर के दूसरे कोने में सरकने लगी। सुबह के सूरज की तप्त किरणें बंद दरवाजे की सीलन सुखा चुकी थी। बाहर सूरज पूरी प्रखरता से चमक रहा था।